अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद क्यों हो रहा है काशी मथुरा बाकी है का नारा बुलंद? क्यों काशी के ज्ञानवापी का मामला इतना गरमाया हुआ है? क्या है इस ज्ञानवापी का इतिहास? ज्ञानवापी में पहले मंदिर आया या मस्जिद? क्या है ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का दावा? क्यों ज्ञानवापी मामले पर अदालत में इतने केस चल रहे हैं? कोर्ट के आदेश पर हुए एएसआई के सर्वे में क्या मिला? वास्तव में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है और क्या वाकई में इस एक्ट को हटाया जा सकता है? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञानवापी से जुड़े तमाम मुद्दों की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन बाद और अपने रिटायरमेंट से पहले, और मजेदार बात है कि अपने लास्ट वर्किंग डे पर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज ने एक अहम फैसला सुनाया। जज ने ज्ञानवापी केस पर सुनवाई करते समय हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सील्ड बेसमेंट में फिर से पूजा करने की अनुमति दे दी। और इस फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में हिंदुओं ने एक बार फिर पूजा पाठ की शुरुआत कर दी है। अब जो तहखाना है ये काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बगल में ही है। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। इस मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ साल 1993 तक पूजा करता रहा है, लेकिन तब तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने दिसंबर 1993 में पूजा पाठ को रुकवा दिया था। ऐसे में अब उन्हें लगभग 30 साल बाद इंसाफ मिला है। इनका यह भी कहना है कि बेसमेंट में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मौजूद है। अब यह हिंदू पक्ष भले ही कह रहा हो कि 30 साल बाद न्याय मिला, लेकिन इस मामले का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। दरअसल इस मामले में विवाद को लेकर भी कंफ्यूजन है। कई लोगों को लगता है कि ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद का विवाद है, बल्कि ऐसा नहीं है। ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का विवाद और व्यास जी के तहखाने में पूजा का मामला दोनों अलग अलग केस है। व्यास जी का तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ में स्थित है। क्योंकि ये बात है साल 1819 की, जब अंग्रेजों का शासन था। तब वाराणसी में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो गए थे। तब अंग्रेजों ने लड़ाई बंद करवाने और विवाद को शांत करने के लिए ज्ञानवापी परिसर का ऊपरी हिस्सा मुसलमानों को दे दिया और निचले हिस्से में स्थित तहखाना हिंदुओं को दे दिया। तब वाराणसी के तब के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी थी, क्योंकि व्यास परिवार ही साल 1551 से यहाँ पूजा कर रहा था। इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पूजा करता रहा। 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस और राम मंदिर विवाद हुआ तो 1993 में यूपी सरकार ने एक आदेश दिया और उस आदेश के बाद वाराणसी के जिला प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग से घेराबंदी कर दी और सिर्फ एक मेन गेट से ही मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता खुला रखा। इस तरह व्यास जी के तहखाने में भी जाने का रास्ता बंद हो गया। इसके बाद 30 साल तक यहाँ पूजा पाठ नहीं हो पाई। फिर 2022 में जब अदालत ने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया तब सोमनाथ व्यास जी के परिवार के एक सदस्य शैलेंद्र कुमार पाठक ने याचिका दायर की और तहखाने में दोबारा पूजा अर्चना का अधिकार मांगा। और फिर आखिरकार 31 जनवरी 2023 को उन्हें कोर्ट से अनुमति मिल गई। और अब यह जो व्यास जी का तहखाना है ये 400 स्क्वायर फीट का और इसकी हाइट लगभग 7 फीट है। बेसमेंट के अंदर भगवान शिव जी, गणेश जी, कुबेर जी, हनुमान जी और गंगा माता की सवारी यानी मगरमच्छ की मूर्तियां हैं। अब ज्ञानवापी के पूरे परिसर में मंदिर और मस्जिद के बीच भी जो लड़ाई है वो लगभग पिछले 30 सालों से चली आ रही है। कारण यह है कि मंदिर पक्ष दावा करता है कि आज ज्ञानवापी वाली जगह पर करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था। कहते हैं कि भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल के पहले से ही वहां भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ये भगवान विश्वेश्वर के नाम से लोकप्रिय है। हिंदू पक्ष के अनुसार तो ये ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ज्ञानवापी में एक बहुत पुराना कुआं भी है, जिसके बारे में मंदिर पक्ष का कहना है कि सतयुग में उस कुएं को भगवान शिव शंकर ने अपने त्रिशूल से बनाया था। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी रखा गया और फिर बाद में इसी नाम से पूरे परिसर को जाना जाने लगा। साकी मुश्ताक खान की लिखी एक किताब मासीर आलमगिरी में छठे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया गया है और यही वो किताब है जिसको हिंदू पक्ष एज अ एविडेंस यूज करता है और दावा करता है कि औरंगजेब के शासनकाल में भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। साकी मुश्ताक खान की किताब में लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को सम्राट औरंगजेब को एक गलत सूचना मिलती है। उनको बताया जाता है कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस में कुछ ब्राह्मण मुसलमानों को शैतानी इल्म पढ़ाते हैं और इसके बाद औरंगजेब ने ऐसे सभी स्कूल और मंदिरों को ध्वस्त कर दिए जाने का आदेश दिया। साथ ही औरंगजेब ने मूर्ति पूजा करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के आदेश पर ही शाही अधिकारियों ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद आदि विश्वेश्वर का मंदिर भी नष्ट कर दिया। यह तो थी हिंदू पक्ष की बात।
लेकिन अब सेम टाइम पर मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि 1669 में किसी के भी आदेश पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। ज्ञानवापी परिसर में ही मस्जिद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के कब्जे में रही। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के कब्जे में नहीं था। और कोर्ट में भी मस्जिद पक्ष सवाल करते हुए कहता है कि जिस आधार पर हिंदू पक्ष मंदिर को तोड़े जाने का दावा करता है, क्या वो किताबें भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में है? 350 साल पहले किसी ने क्या लिखा, क्यों लिखा, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि राइटर का खुद का इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि हम तो केवल सरकारी अधिसूचनाओं पर ही भरोसा कर सकते हैं। मंदिर पक्ष ये भी कहता है कि उनके लिए तो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसकी हम आगे बात करेंगे, उस एक्ट की कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 ही सब कुछ है। 300, 700 या 1500 साल पुराना इतिहास देखने का कोई मतलब नहीं है। मस्जिद पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर को अपनी संपत्ति साबित करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद खसरा खतौनी भी पेश की और उन नक्शों को ही वो अपने पक्ष में अहम सबूत भी मानता है। मस्जिद कमेटी ने तो कोर्ट में पेश जवाब में भी कहा है कि प्लॉट नंबर 9130 पर बने ढांचे का नाम आलमगिरी या ज्ञानवापी है। ये ढांचा पिछले 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और तब से यहाँ रोजाना मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर विवाद की हालत यह है कि आज इससे रिलेटेड अलग अलग अदालतों में 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। बनारस की जिला अदालत में सबसे पहला केस साल 1991 में एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने दायर किया। दूसरा केस जनवरी 2023 में मान बहादुर अनुपम द्विवेदी ने मिलकर दायर किया था। वहीं एक पिटिशनर शंकर रस्तोगी ने तो इतिहासकारों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ और नक्शों के आधार पर दावा किया है कि प्लॉट नंबर 9131 की लगभग 1 बीघा, प्लॉट नंबर 9131 की 9 बिस्वा और प्लॉट नंबर 9132 की 6 धूर जमीन पर भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अपने दावे में उन्होंने स्कंद पुराण, काशी खंड समेत अन्य पुराणों का जिक्र किया है। इसके अलावा बनारस की जिला अदालत ने जिस मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI को सर्वे का आदेश दिया है, वो मुकदमा अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने मिलकर दायर किया था। इन याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा बताया और यहाँ मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मांगी थी और इसके बाद ही अदालत ने सर्वे किए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में 14 मई 2022 को सर्वे का काम शुरू हुआ था। हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि सर्वे के दौरान 16 मई को मस्जिद के वुजू खाने में शिवलिंग पाया गया। इसके बाद वुजू खाने का पूरा एरिया सील कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा बताया। सर्वे किए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया, मगर उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ASI ऐसे तरीके से सर्वे करे ताकि कोई टूट फूट ना हो और केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया कि बिना खुदाई और बिना तोड़फोड़ के सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद आखिरकार ASI ने 839 पेज की अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। सर्वे में ASI ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। अपनी रिपोर्ट में ASI ने कई सबूत भी पेश किए हैं। सर्वे के दौरान उन्हें एक पत्थर भी मिला है जिस पर मस्जिद के निर्माण का समय यानी 1676 से 1677 के बीच हुआ बताया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में 1792 से 93 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की बात भी कही गई है। यह तो एक पहलू है, क्योंकि अब कोई भी ऑर्डर हो या फिर ASI का सर्वे हो, मुस्लिम पक्ष इसको सीधे सीधे तो कभी नहीं मानेगा, वो इसको लीगली चैलेंज करेगा और यह मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पर कहा भी है। लेकिन सारे कोर्ट ऊपर से नीचे तक और ASI की रिपोर्ट सब इस नतीजों पर आ जाते हैं कि ज्ञानवापी के नीचे एक मंदिर था। लेकिन इसके बावजूद भी इस परिसर का हिंदू पक्ष को हैंड ओवर और इस मामले का क्लोजर इतना आसान नहीं होगा जितना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एटलीस्ट बाबरी मस्जिद केस में हो गया था। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो इसकी वजह है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। जी हाँ, इस बिल से दिक्कत यह है कि अगस्त 1991 में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसके चलते देश का माहौल खराब था। हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, 500 से ज्यादा जाने जा चुकी थी। इस माहौल में नरसिम्हा राव ने फैसला लिया कि जैसा अयोध्या में हो रहा है वैसा बार बार न हो। इसके लिए उन्होंने 23 अगस्त 1951 को सदन में एक बिल पेश किया जिसका नाम था द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन बिल 1991। उस टाइम बीजेपी के MPs इसका विरोध भी कर रहे थे। कुछ ने तो कहा था कि यह सदन का काला दिन है, लेकिन फिर भी सत्ता दल ने जनता दल के समर्थन से इस बिल को पारित कर दिया। अब ये जो बिल है इसका मकसद है कि प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on 15th day of 1947।
मतलब ये कि भैया कोई भी पूजा स्थल जिस धर्म का है उसी धर्म का रहेगा, उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता है। हिंदू मंदिर सदा हिंदुओं का रहेगा और मस्जिद सदा मस्जिद रहेगी, और एक ही धर्म के दो सेट्स के बीच में कभी कन्वर्जन नहीं हो सकता। और इसकी कट ऑफ डेट उन्होंने रखी 15 अगस्त 1947, यानी देश की आज़ादी का दिन। यानी कोई भी पूजा स्थल जो इस डेट के बाद बना है वो जिस धर्म का है सदा उसी धर्म का रहेगा। अब इस लॉ में कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे जो डिस्प्यूट 1991 में इस लॉ के आने से पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू सेटल हो गए हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक्सेप्शन है मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, और तीसरा है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को लेकर, क्योंकि उस टाइम पर इसका विवाद चल रहा था। तो सरकार ने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया। सरकार ने क्या किया कि इसके लीगल प्रोसीडिंग्स को एक्सक्लूड करना ही ठीक रहेगा, ऐसा समझ लिया। और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना तो इस लॉ का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से ही एक्सेप्शन बना हुआ था। इस एक बड़े केस को छोड़ दे तो ये लॉ सारे विवाद को समाप्त करने की कोशिश करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी पेंडिंग केस भी इस एक्ट के तहत टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए काशी मथुरा बाकी है का नारा लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसको पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लेसेस इस एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है। इसलिए लीगली कुछ भी गिरा के कुछ भी बनाना है तो पहले इस एक्ट को खत्म करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इस एक्ट को खत्म करने के लिए कुछ किया नहीं गया। बीजेपी के एक नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी और कहा था कि एक्ट जुडिशियल रिव्यू पर पाबंदी लगा देता है। यानी किसी को लगता है कि उसका पावर ऑफ वर्शिप छीन गया है तो इस एक्ट के कारण उसको कोर्ट में केस डालने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट है, तो किसी के भी अपील के रास्ते भी बंद है। केस तो छोड़ो, ये एक तो एक तरह से राइट टू रिलीजन का भी उल्लंघन कर रहा है। इसलिए कुछ लोगों का मानना भी है कि कट ऑफ डेट 1947 नहीं बल्कि मोहम्मद गोरी वाला 1192 होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में नहीं है। खैर वापस ज्ञानवापी पे आते हैं। जहां तक ज्ञानवापी की बात है तो कुछ पिटिशनर का कहना है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तय करे कि ज्ञानवापी परिसर का कट ऑफ डेट पर रिलीजियस कैरेक्टर क्या था। यानी 400 साल पहले का मत देखो, बल्कि ये देखो कि कट ऑफ डेट पर ज्ञानवापी एक मंदिर था या नहीं, क्योंकि अगर वहां पूजा हो रही थी तो फिर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्रोसीडिंग में। अब यहाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि इतने एक्ट खत्म हो रहे हैं, सरकार इस एक्ट को भी खत्म क्यों नहीं कर देती। तो देखिए, सरकार अगर चाहे, उसमें भी स्पेशली बीजेपी की सरकार चाहे तो इस एक्ट को रद्द किया जा सकता है। वैसे भी वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके पावर में है, क्योंकि उनका भी कहना है कि ये एक्ट कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, इसको पार्लियामेंट में आसानी से बदला जा सकता है। और सबको पता भी है कि 2024 में फिर एक बार किसकी सरकार बनने वाली है, तो नंबर की भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को दरकिनार करके इस एक्ट को हटाने की मंजूरी देता है, या बोलता है कि यह एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है जिसे पार्लियामेंट नहीं हटा सकती है। अब देखना यह होगा कि ज्ञानवापी का मुद्दा पूरी तरह से कब तक समाप्त होता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि देश किस ओर बढ़ेगा। मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर वोट लेना सरकार की प्राथमिकता रहेगी, या इन मुद्दों को साइड में रखकर देश का सर्वांगीण विकास ही अहम मुद्दा बनकर सरकार की प्राथमिकता बनेगा। अब यह सब कुछ आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।